हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। रीड अप आपके इस यूट्यूब चैनल पे मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका डेली जीएस क्विज में। ये जो क्विज है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत केयरफुली इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बात ज़रूर बतानी है कि आपने कितने प्रश्न सही अटेम्प्ट किए। साथ ही साथ वीडियो सीरीज़ को आप अपने मित्र भाई बंधु और साथ ही साथ जो आपका स्टडी सर्कल ग्रुप है वहाँ पर शेयर जरूर करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपर्युक्त सभी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो सतत विकास के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको उनके बारे में सवाल पूछा हुआ है, तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। यदि हम सतत विकास की बात करते हैं तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना सभी बातें आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास जो कि अनिवार्य शर्तें हैं वो सूचनाओं की उपलब्धता पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात बतानी है आपको। किस चक्र में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है? सोलर रेडिएशंस की। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सूर्य तप की प्राप्ति से ही जो है वर्षा प्राप्त होती है और वर्षा की प्राप्ति जल चक्र के द्वारा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी जल चक्र। जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर जल चक्र में जो सौर विकिरण है उसकी बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, यहाँ पर मात्रा होगा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दाब पर, वायुमंडल में नमी, जल चक्र पर या तापमान पर। तो जो वर्षा की मात्रा है यानी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो आप जानते हैं कि वर्षा जो है किस पर डिपेंड करेगी? वातावरण में जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वर्षा होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी वायुमंडल पे नमी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? वायुमंडल में नमी पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। पृथ्वी पर चारों ओर मौजूद गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। पृथ्वी पर चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जलमंडल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताएं। आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं और आशा करता हूं मैं कि आगामी एग्जाम में आप सभी जो है किसी न किसी पद को प्राप्त करेंगे। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैस या वायु के समूह को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी क्या होती हैं?
पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 21, 27, 50 या 78। तो नाइट्रोजन की मात्रा बताना है आपको ड्राई एयर में, शुष्क हवा में। तो यहाँ पर जो मात्रा है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की वो कितनी हो जाएगी? 78%। कितनी? 78%। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग 78.08% होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? आपकी सर्वाधिक मात्रा में होती है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि जो रियो सम्मेलन हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में, तो उसमें क्या चीज हुई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है और यहाँ पर 1992 में एक सम्मेलन हुआ। कब? वर्ष 1992 में, जिसे हम जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो में, डरबन में, क्योटो में। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी मैंने पहले ही बताया, वर्ष 1992 में। कहाँ पर किया गया? रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो आपका कहाँ पर है? तो ब्राजील में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था ये? तो 1992 में। याद रखिएगा, पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब हुआ था? 1992 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या होता है? राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी संस्थान, जिसे हम कहते हैं नीरी, ठीक है। तो जो है आपका नीरी जो है राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या नई दिल्ली? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या नई दिल्ली? तो आपको बताना है कि जो नीरी है आपका वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागपुर। नागपुर यानी महाराष्ट्र में। नागपुर यानी महाराष्ट्र में। ध्यान रखना है कि जो नीरी है, ठीक है, वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नागपुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नीरी जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर में है और ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो निकाय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, रोम में, सिडनी में, टोक्यो में? तो यहाँ पर विनेवा लिखा हुआ है, इसको आपको जिनेवा समझना है। इसको आपको क्या पढ़ना है? जिनेवा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन हो जाता है आपका जिनेवा, दूसरा रोम, तीसरा सिडनी और चौथा टोक्यो। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इस संगठन के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि जो है प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 10, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है तो एम्स्टर्डम में, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी?
4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में है, कैनबरा, ओटावा या नागासाकी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाता है, एम्स्टर्डम। ध्यान रखिएगा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है आपका, कहाँ पर, नीदरलैंड, जो कि एक यूरोपीय देश है। और इसका जो काम है वो, अच्छा, ये जो ग्रीन पीस है ये एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है ग्रीन पीस, जो कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से जो है विश्व के सामने उठाता है। तो इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो हो जाता है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, शेर शाह या अकबर। तो चांदी के सिक्के किसके द्वारा जो है वो निकाले गए थे, निर्गत किए गए थे, तो ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी महमूद गजनी, ठीक है, या आप उसे महमूद गजनवी भी कहते हैं। तो महमूद गजनवी के द्वारा अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद अंकित कराया गया था। ये सिक्के चांदी के थे और इसको गजनवी के द्वारा ही निर्गत कराया गया था। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया। बहुत बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन सब प्रश्न है ये कि जैन साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया था। अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत, किस भाषा में लिखा गया आपका जो है जैन साहित्य, ये बात बतानी है। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी अर्धमागधी। प्रारंभिक जैन साहित्य की बात करते हैं तो यह अर्धमागधी में लिखा गया है। आरंभ में जैन जो है वो मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा जो संस्कृत भाषा थी जो है उसका परित्याग किया गया और धर्मोपदेश के लिए इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया और उनके जो धार्मिक ग्रंथ थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, मानव शवाधानों के साथ कुत्ते दफनाए गए थे। तो आप जानते हैं बहुत सारी जगह मानव कब्रें मिली हैं जिनके साथ कुत्तों के दफन करने का उल्लेख भी है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर जो है ऐसे शवाधान मिले हैं जिसमें जो है कुत्तों को भी दफनाया गया है मानवों के साथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है, गुफरकराल से, बुर्जहोम से, मारतंड से या मेहरगढ़ से। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा, गुफकराल, बुर्जहोम, मारतंड या मेहरगढ़। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें भैया कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास आप पहुंचाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, ये क्लास आपकी जहां भी जीएस सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए तो देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बुर्जहोम। ऑप्शन नंबर बी यानी बुर्जहोम, ठीक है। तो कश्मीर में स्थित है आपका बुर्जहोम, और बुर्जहोम एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ जो शवाधान मिले हैं उसमें ये दिखाई देता है कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं। तो ये विशेषता आपके नवपाषाणिक स्थल हैं और ऐसे जो उदाहरण हैं वो भारत में कहीं और नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813 या पिट्स, ये पिट्स नहीं होगा, ये पिट्स है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब बताना है कि जो है आपका
बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पिट इंडिया एक्ट 1784। पिट इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य थे, इसकी स्थापना की गई थी। और इनका जो कार्य था वो व्यापारिक मामलों को छोड़कर समस्त मामले देखना था, जैसे सैनिक मामले, असैनिक मामले या राजस्व मामले। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15, आचार्य विनोबा भावे, इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। प्रथम बार किस आंदोलन में भाग लेने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया? बारदोली, चंपारण, सविनय अवज्ञा या असहयोग आंदोलन? जल्दी से बताएं कि आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो मैंने कल ही बात की थी कि जो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था, साबरमती से दांडी तक जो है, उसके बाद वर्ष 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही जो है विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? ये बताना है, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1916। जलियांवाला बाग के बारे में तो आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो है वो पंजाब के अमृतसर में है, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया था और वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उस गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन ऐन वक्त पर जनरल डायर आकर के बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा देता है। ये जो घटना है ये कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया है? बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया है? तो जल्दी से राइट आंसर बताएं कि कब रद्द किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि वो हो जाएगा आपका वर्ष 1911, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्ष 1911 यानी 12 दिसंबर 1911 को जो है जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने क्या किया कि बंगाल विभाजन के को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही साथ 1 अप्रैल 1912 को राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई। अब कलकत्ता के अन्यत्र दिल्ली में जो है भारत की राजधानी होनी थी। तो इसकी जो घोषणा थी वो 1912 में की गई, और जबकि जो है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? जो है कृषकों के साथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कृषकों होगा, कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ, या ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। ठीक है, तो महालवाड़ी की बात है तो एक तो महाल का मतलब ही हो जाता है ग्राम, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रैयत का मतलब होता है प्रजा, यानी रैयतवाड़ी जब भी लागू होगी वो किसानों के साथ लागू होगी। महाल का मतलब होता है गांव, तो महालवाड़ी जब लागू होगी तो ग्राम समुदाय के साथ लागू होगी। जबकि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो जो है जमींदारी प्रथा के अंतर्गत था। अस्थाई में जमींदारी थी, रैयतवाड़ी में किसानों के साथ था, जबकि महालवाड़ी में ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से बंदोबस्त जो है वो लागू हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से बताना है। नील, अमेजन, कांगो या मिसिसिपी मिसौरी। नील, अमेजन, कांगो या मिसिसिपी मिसौरी। तो सबसे बड़ी नदी किस आधार पर? अपवाह क्षेत्र के आधार पर, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से।
तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी जानते होंगे। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी अमेजन। अमेजन की बात करें तो यह विश्व की सबसे विशाल और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, किंतु यदि क्षेत्रफल और बहाव के अनुसार पूछें तो जो विश्व की सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र वाली नदी हो जाती है वो हो जाती है अमेजन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लगभग ये 6700 किलोमीटर लंबी है। अमेजन एंडीज पर्वत से निकलती है और जो अंध महासागर में जाकर के अपना जल त्याग करती है। अमेजन के वर्षा वन भी अमेजन नदी के अपवाह क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। विशेषतः अमेजन नदी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। प्रधान यामोत्तर ध्रुववृत्ति तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा है और विषुवत रेखा है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर जो है कट करती हैं, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, मुझे पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन आपके लिए, तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अंध महासागर, या अंध महासागर को हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। विशेष आर्थिक नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? सेज का मतलब हो जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी कब जो है वो लागू की गई थी, ये सवाल आपसे पूछा हुआ है। अप्रैल 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, अप्रैल 2003। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2000 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। खादी ग्रामोद्योग, यहाँ पर खड़ी है, इसको खादी है, ये खादी ग्रामोद्योग। ठीक है, तो खादी ग्रामोद्योग की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के काल में की गई? जो खादी ग्रामोद्योग है, खादी ग्रामोद्योग है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 तक रहता है और खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में की गई। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। गिल्ट एज बाजार का संबंध किससे है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, या शस्त्रों के व्यापार से? गिल्टेज मार्केट, तो जो गिल्टेज मार्केट ये इकोनॉमी का टर्म है और विशेषता है इसमें सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। ध्यान रखिएगा कि इसे हम अर्थशास्त्र के या अर्थव्यवस्था के टर्म में OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? कौन करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 110(3) के तहत, आर्टिकल 110(3) के तहत यदि किसी भी जो है विधेयक पर यह प्रश्न उठता है कि वो धन विधेयक है या नहीं, तो इसमें निर्णय जो होगा वो लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। कौन सा निर्णय? अंतिम निर्णय होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो ये इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, 30, 60, 90 या 120। कितने दिन यदि कोई सांसद
संसद ना जाए तो वो अयोग्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 60 दिन। 60 दिन यदि आप नहीं गए तो फिर आप जो है क्या होंगे? अयोग्य हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान इनमें से सर्वाधिक ऋणी किसका है? स्विट्जरलैंड के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, या कनाडा के संविधान का? तो सबसे ज्यादा भारतीय संविधान किसका ऋणी है, ये बात आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान में जो सबसे ज्यादा बातें हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। लगभग 200 धाराओं को इस अधिनियम की बिल्कुल उसी तरीके से जोड़ दिया गया है या फिर थोड़े बहुत संशोधन करके उनको रख दिया गया है। यदि हम कुछ विशेष बातों की बात करें तो जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना है, स्वतंत्र एवं अखंड न्यायालय है, प्रांतीय तथा केंद्रीय विकेंद्रीकरण है, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध है, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था है। तो ये सारी बातें आपकी कहां से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, रक्त होता है, ब्लड के बारे में पूछा हुआ है। रक्त होता है, एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। रक्त के बारे में पूछा हुआ है। तो एक स्टेटमेंट हम लोग बचपन में अक्सर पढ़ा करते थे कि जो रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। आपने भी बचपन में पढ़ा होगा जब आप जो है 6th या 7th की NCERTs पढ़ते थे, आप जो है किताबें पढ़ते थे विज्ञान की, तो वहाँ पर लिखा होता था कि जो रक्त है वो एक संयोजी ऊतक है, ठीक है। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक पाई जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है? बंदर, मगर, मछली या मेढक? किसमें 3 प्रकोष्ठों वाला हृदय होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बंदर, मगर, मछली या मेढक? तो राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, और जितनी देर मैं पानी पीता हूँ आप एक बार वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। तो फटाफट एक बार शेयर जरूर कर दें। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि जो है किसमें 3 प्रकोष्ठों वाला हृदय होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेढक। मेढक जो है वो एम्फीबिया वर्ग का है, यानी ये जल और स्थल दोनों में रह सकता है। तो इसमें श्वसन जो होता है वो क्लोमों से भी होता है, त्वचा से होता है, फेफड़े से भी होता है। तो जो मेढक का हृदय होता है वो 3 प्रकोष्ठों वाला होता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। भारी जल है, भारी जल है एक, भारी जल, ठीक है। तो भारी जल है एक, ये बात आपको बतानी है। शीतलक, मंदक एक प्रकार की औषधि या ईंधन। भारी जल के बारे में सवाल पूछा हुआ है, जिसे हैवी वाटर कहते हैं। तो हैवी वाटर जो है वो क्या करता है कि मंदक के रूप में कार्य करता है। परमाणु परियोजनाओं में विशेषता जो हैवी वाटर है वो किसके रूप में कार्य करता है? मंदक के रूप में। ध्यान रखना है कि जो हैवी वाटर है उसे हम गुरु जल भी कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? गुरु जल भी कहते हैं। तो हैवी वाटर को हम गुरु जल भी कहते हैं। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हम जो है हैवी वाटर को गुरु जल भी कहते हैं। तो कभी कभी गुरु जल से सवाल पूछे जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हीमोग्लोबिन, शुगर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण? डेसिबल किसे मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है?
तो आप सभी जानते हैं कि जो डेसिबल है वो ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा वातावरण में ध्वनि, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 31। अब अगले जो 10 प्रश्न हैं ये करंट अफेयर्स से हैं। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर जो है नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बताना है आपको। अरुण वेंकट रमन, राहुल सचदेवा, अनिल कुमार राय या मोहन वेंकट रमन। इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अरुण वेंकट रमन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अनातोले कोलिनेट माकोसो, नाम ध्यान रखिएगा, अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इराक, कांगो, रवांडा, तंजानिया। तो नाम है इनका अनातोले कोलिनेट माकोसो। तो इनको जो है कांगो का, यानी ऑप्शन नंबर बी, कांगो का जो है नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इन्होंने जो है वो डेनिस ससो गुयेसो की जगह ली है, डेनिस ससो गुयेसो की जगह ली है और इनका खुद का नाम है अनातोले कोलिनेट माकोसो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये तो पता ही होगा आपको, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 31 मई या 20 जुलाई? वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 31 मई, यानी 31 मई। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसकी थीम जो इस साल रखी गई थी, यानी वर्ष 2021 के लिए, तो वो रखी गई थी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ये थीम रही थी। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 34। निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो आपको बताना है कि जो है किस मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की है युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो विशेषता लेखकों की बात है, यानी पढ़ने लिखने वाले लोगों की बात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। और जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या हो जाता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से लिख के बताइए। चलिए, तो बढ़िया है। तो वर्तमान में कौन है? तो वो हो जाते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। पहले इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम बदल दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 35। हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है? तो ये नीतीश कुमार जी ने किया हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 33%। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो 35 का आंसर हो गया सी। 36 पे आते हैं। 36 है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 1 जून, 12 अप्रैल या 20 जुलाई? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जून को। ऑप्शन नंबर बी यानी 1 जून को। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 की तरफ। 37 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न आयोग नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से
किस राज्य ने अपना स्थान शीर्ष पर बनाया है रखा हुआ है? बिहार, पंजाब, झारखंड या केरल? तो यहाँ पर जो एसडीजी इंडेक्स जारी हुआ है उसमें केरल अपना स्थान शीर्ष पर बनाए हुए है, जबकि यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है वो आपका लास्ट कंट्री है। क्या है? लास्ट कंट्री है। ठीक है, तो अंतिम स्थान पर आता है आपका बिहार, जबकि केरल जो है वो शीर्ष पर है। केरल के पश्चात हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों दूसरे नंबर पर हैं संयुक्त रूप से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल, भारतीय स्टेट बैंक या देना बैंक? तो विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आरबीएल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी आरबीएल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, विश्व महासागर दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड ओशियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 8 जून, 12 मार्च, 4 अगस्त या 15 मई? वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 8 जून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 8 जून। चलिए, तो यहाँ पर थीम भी इसकी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान दे लीजिएगा। थीम रही है 2021 वाली, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो थीम जो रही है 2021 की वो रही है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश? भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है आपको कि साहिब अब्दुल्ला कहाँ के विदेश मंत्री हैं जिन्होंने यूएन में अध्यक्ष पद का चुनाव जीता हुआ है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी मालदीव। तो ये जो है अब्दुल्ला जी, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं जो 76वीं महासभा के अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी यानी मालदीव। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो सीरीज में हमने 40 प्रश्न शामिल किए थे। अब आपको बताना है कि 40 में से आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं, कितने आंसर जो हैं आपने करेक्ट दिए हुए हैं। तो उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। यदि आप जो है इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो फिर आपसे मुलाकात होगी कल के इस वीडियो सीरीज में, फिर शाम को 9 बजे ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप बिल्कुल जो है जब भी सुबह उठिए आप अपने लिए एक टारगेट बना लीजिए और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगा दीजिए। इससे सफलता आपकी क्या होगी? सुनिश्चित हो जाएगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।